Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic globalization and the economy and the Indian economy. Students, we are starting today from World Trade Organization. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर होते हैं और जो ये रूल रेगुलेशन बनाता है वो जितने कंट्रीज के मेंबर बनेंगे उन सबको वो रूल रेगुलेशन से मानने पड़ेंगे। जैसे कि वो सभी कंट्रीज जितने भी कंट्रीज के मेंबर आपस में एक दूसरे के कंट्री में जाकर अपना ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। तो जो बाउंडेशन होगी सबके लिए सेम होगी, जो सारे रूल रेगुलेशन होंगे सबके लिए सेम होंगे। तो अब देखते हैं, वी हैव सीन that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations। अब क्या बोला कि हमने क्या देखा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है? ये उदारवाद, यानी कि व्यापार करने में ढील दे देना, नरमी बरतना, ये होता है लिबरलाइजेशन। जो ये लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। हाँ, इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में जो लिबरलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई गई वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसको किसने सपोर्ट किया? कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने तो बोला था कि भाई लिबरलाइजेशन कर दो, यानी कि ढील दे दो व्यापार करने में, बाकी बाहर की कंपनी आ सके सब जगह, तो आपस में एक दूसरे के लिए लिबरलाइजेशन की प्रोसेस अपनाओ, यानी कि एक दूसरे के लिए ढील बरतो, ज्यादा बाउंडेशंस मत लगाओ व्यापार करने पर। तो ये बोला था इसने। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी पावरफुल, इन्होंने सपोर्ट किया था इस बात को कि भाई ऐसा करो। These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जितनी भी बैरियर्स यानी कि रुकावटें तुमने फॉरेन ट्रेड पर लगा रखी हैं और इन्वेस्टमेंट पर आर हार्मफुल, वे सारी की सारी नुकसानदायक हैं, उनको हटा दो। देयर शुड बी नो बैरियर, कोई भी बैरियर होनी नहीं चाहिए ट्रेड पर। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, ट्रेड कंट्रीज के बीच में ट्रेड का फ्री होना जरूरी है, यानी कि किसी भी तरीके से व्यापार करो दूसरे कंट्री में। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, सभी की सभी कंट्रीज को, वर्ल्ड की सभी कंट्री को अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करना चाहिए, यानी कि डील दे देनी चाहिए सभी को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो एक इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर देना। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, और इसका जो है इसकी स्टार्टिंग किसने की? डेवलप्ड कंट्रीज ने की। WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। अब WTO ने जो है इन रूल्स को एस्टेब्लिश किया रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? सब देशों का आपस में व्यापार, इंटरनेशनल हो गया। एंड सीज, और देखता है, दीज रूल्स आर ओबेड, की हाँ ये रूल ओबे हो रहे हैं नहीं, इनका पालन हो रहा नहीं, यह भी ध्यान रखना होता है WTO को। एज ऑन जुलाई 2016 नियरली 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ द WTO। अब जुलाई 2016 का डाटा क्या कहता है कि WTO के कितने कंट्री मेंबर थे? 165 कंट्री जो है मेंबर्स थे। अब एक होता है बेटा डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री तो जिसका सारा डेवलपमेंट हो चुका, बड़े अच्छे से सेटल्ड है वो कंट्री, वो डेवलप्ड। और जो अभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी कि कुछ डेवलपमेंट हो गया कुछ बाकी है, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट अपना कर रहा है, तो वो होता है डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप हुआ नहीं है, ये अपना डेवलपमेंट कर रहा है। और US वो क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है, उसका डेवलपमेंट हो चुका है।
तो अभी आएगा इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बारे में। तो WTO इज सपोज्ड टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। हाँ, क्या किया WTO ने, क्या सपोज किया कि सभी के लिए व्यापार को फ्री कर दो, अलाउ कर दो। इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। लेकिन फिर भी क्या देखने को मिला कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने गलत तरीके से व्यापार की बैरियर्स को लगा रखा है। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर। और ये WTO क्या बोल रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वे सारी की सारी ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दो। देखो, दो तरफ से नुकसान करवा रहा है। डेवलप्ड कंट्री है जो वो तो अपनी बैरियर्स को लगा रहे हैं चुपके से, और डेवलपिंग कंट्री की हटवा रहे हैं। तो देखो गलत बात है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोसेस। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, जो आजकल हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो डिबेट चलती रहती वो है। इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे कि ये डिबेट ऑन ट्रेड प्रोडक्शन, इस पर डिबेट हुई है जो, उसके बारे में देखते हैं। वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द GDP इन इंडिया। हमने चैप्टर 2 में क्या देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, और GDP में भी बहुत बड़ा उसका रोल है। कंपेयर दिस टू ए डेवलप्ड कंट्री सच एज द US विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1% एंड इट्स शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट 0.5%। अब क्या है, अब इसको US जैसे डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो GDP में एग्रीकल्चर का शेयर 1% है, और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें शेयर 0.5%। ये US की बात हो रही है। एंड यस दिस वेरी परसेंटेज of people who are engaged in agriculture in US receive massive sums of money from the US government for production and for exports to other countries। और जो ये क्या है कि ये जो फार्मर्स है उनके वहां पर जो एग्रीकल्चर करते हैं उनको बहुत ज्यादा मनी US गवर्नमेंट से भी मिल जाती है, और क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, और बाहर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए भी, अपना सामान बाहर पहुंचाने के लिए भी। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव US फार्मर कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट एट एबनॉर्मली लो प्राइस। अब उनको ये मनी गवर्नमेंट से मिल तो रही है, इसलिए उनके प्रोडक्ट को बेशक से सस्ते रेट में बेचा जाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो बेचते हैं सस्ते रेट पर। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट आर सोल्ड इन अदर कंट्री मार्केट एट लो प्राइस। और जो उनका जो बचा हुआ सरप्लस होता है, जो खुद के लिए बचा ले, खेती करने वाला किसान खुद के लिए बचा ले और बाकी बेचने के लिए मार्केट में बच जाए, उसको सरप्लस बोलते हैं। तो सरप्लस का जो फार्म प्रोडक्ट है वो दूसरे कंट्री में बेचते हैं, वो लोग प्राइस पर बेच देते हैं फिर। एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्री। और जो है ये फार्मर्स को, दूसरे कंट्री के फार्मर को भी अफेक्ट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज आर देयर फॉर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर एज पर WTO रूल्स, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmer vast sum of money। अब डेवलपिंग कंट्री जो है वो क्या पूछते हैं, डेवलप्ड कंट्री वाली गवर्नमेंट से पूछते हैं कि हमने तो ट्रेड बैरियर को खत्म कम कर दिया WTO रूल के अकॉर्डिंग, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो WTO के रूल्स को इग्नोर कर रहे हो, और तुम अपने फार्मर को काफी ज्यादा मनी जो है पे भी कर रहे हो। यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप आवर फार्मर। और तुमने जो है तुमने यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट, तुमने हमारी गवर्नमेंट से बोलकर इसको स्टॉप करवा दिया कि भाई अपने फार्मर को सपोर्ट मत करो, तुमने अपनी गवर्नमेंट को बोलकर सपोर्ट करवा दिया। बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ, लेकिन तुम खुद ऐसा कर रहे हो। इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड, तो क्या ये फ्री और फेयर ट्रेड हो पाएगा? तो ये एक डिबेट बनी हुई है हमारे किस पे है यह डिबेट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। ये डिबेट जो हमारी चलती रहती है। इसी वजह से ये फार्मर लॉ जो आए थे इनके ऊपर भी इतना ज्यादा बवाल जो हुआ था, तो इसी वजह से हुआ था ये। अब आगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं ग्लोबलाइजेशन होने से, यानी कि सब चीजें मिक्सअप होने से।
इन द लास्ट 20 years ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज कम ए लॉन्ग वे। पिछले 20 सालों में इंडिया की इकोनॉमी ने ग्लोबलाइजेशन का बड़ा लंबा रास्ता पार किया है। वट हैज बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ पीपल, और इसने लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला, चलो देखते हैं। अब देखो क्या प्रभाव डालेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन द एडवांटेज टू कंज्यूमर्स particularly the well off sections in the urban areas। अब ग्लोबलाइजेशन और जो बड़ा कंपटीशन ग्लोबलाइजेशन के बीच में और प्रोड्यूसर्स के बीच में जो बड़ा कंपटीशन हो रहा है, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर, दोनों प्रोड्यूसर के साथ, लोकल भी फॉरेन भी। प्रोड्यूसर कौन, जो सामान को बनाने वाला, पैदा करने वाला, तो उनके बीच जो कंपटीशन हो रहा है हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। इससे फायदा किसका हो रहा है, कंज्यूमर का, यानी कि सामान खरीदने वाले का। पार्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरिया, और स्पेशली किसका, जो अच्छे अमीर तबका है शहरों का, उसका फायदा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। भैया ऐसा उसका क्या कैसे फायदा हो रहा है। देयर इज ए ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट। हाँ, उनके सामने एक बहुत बड़ी चॉइस है, उन कंज्यूमर के सामने क्या चॉइस, और वो एंजॉय भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि उनको एक तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी का तो सामान मिल रहा है, एंड लोअर प्राइस, और कम कीमत पर मिल रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट, क्योंकि बाहर की कंपनी आएगी, कंपटीशन होगा तो रेट भी सस्ते होंगे और चीजें भी अच्छी बनेंगी। तो इस तरीके से उनका फायदा हो रहा है। एज ए रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। इसी वजह से ये लोग जो है आज के दिन बड़ा अच्छा हाई स्टैंडर्ड का जीवन जी रहे हैं, जैसा कि पहले जीते थे उससे काफी अच्छा। Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform। अब जो है प्रोड्यूसर्स और वर्कर के बीच जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। फर्स्टली MNCs have increased their investment in India over the past 20 years। अब पहली बात क्या है कि पिछले 20 सालों में MNC ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा दी, यानी कि बाहर की कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगी इंडिया में। विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिटेड फॉर देम। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना उनको फायदेमंद लग रहा है। MNCs have been interested in industries such as cell phone, automobiles, electronics, soft drink, fast food और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। अब क्या है, MNC जो है इंटरेस्टेड है इंडस्ट्रीज में। कौन सी इंडस्ट्रीज में, सेल फोन वाली इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऑटोमोबाइल ज्यादा बनाती, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा बनाती, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा बनाती, फास्ट फूड बनाती है, और भी सर्विसेज जैसे बैंकिंग में। तो अर्बन एरिया में इतनी सारी सर्विसेज जो है MNC दे रही है। दीज प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, और इन प्रोडक्ट के बहुत अच्छे अच्छे अमीर खरीदार भी हैं, अमीर लोग वही तो खरीदेंगे इन चीजों को। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड, और इन इंडस्ट्री में और सर्विसेज में क्या हो रहा है, नई नई जॉब भी पैदा हो रही है, क्योंकि भाई ये इतना सारा जो सामान बना रहे हैं उनके लिए वर्कर भी चाहिए। आल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रोस्पेर्ड। हाँ, और बहुत सारी जो है लोकल कंपनीज जो है वो भी रॉ मटेरियल इन कंपनीज को सप्लाई कर रही हैं एटसेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रोस्पेर्ड, और जिससे ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा संपन्न होती जा रही है। प्रोस्पेर्ड होता है संपन्न। अब दूसरी बात, सेकेंडली दूसरा फायदा क्या है, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन, और बहुत सारी टॉप इंडियन कंपनी जो है उनका भी फायदा हो रहा है जो ये कंपटीशन बढ़ रहा है इससे। क्यों, दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूली टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। हाँ, वे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और प्रोडक्शन नए नए प्रोडक्शन मेथड मिल रहे हैं उनको, और जिससे उनका प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है इंडिया की कंपनीज का। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज, और कुछ इंडिया की कंपनी जो फायदा उठा रही है क्या करके, फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके, यानी कि इकट्ठा मिलके।
Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinationals themselves. और जो है बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, कुछ बड़ी इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज में मर्ज कर दिया, जैसे कि टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल वाली कंपनी, इन्फोसिस आईटी वाली कंपनी है, रेनबैक्सी मेडिसिन की कंपनी, एशियन पेंट्स की कंपनी, सुंदरम फास्टनर्स नट और बोल्ट की कंपनी है। इन्होंने क्या किया, आर सम इंडियन कंपनी, ये कुछ इंडियन कंपनी है, विद आर स्प्रेडिंग विद ऑपरेशनल वर्ल्ड वाइड, और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल रही हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा फायदा हुआ इनका कि भाई ये वर्ल्ड वाइड बनती जा रही हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी। हाँ, ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी बनाई है इन कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी, जैसे कि आईटी भी उनमें इन्वॉल्व है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर आर सम एग्जाम्पल। हाँ, इंडियन कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, लंदन बेस्ड कंपनी उसके लिए मैगजीन भी प्रोड्यूस करती है और कॉल सेंटर्स भी प्रोड्यूस करती है बाहर की कंपनी के लिए इंडियन कंपनी, बिसाइड ए होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड इंजीनियरिंग एंड now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed country। और उसके अलावा क्या करती है हमारी इंडिया की कंपनी, डाटा एंट्री प्रोवाइड करती हैं, अकाउंटिंग प्रोवाइड कर देती हैं, यानी और एडमिनिस्ट्रेटिव का काम जो वो सारा का सारा प्रोवाइड कर, इंजीनियर भी प्रोवाइड करती हैं सस्ते रेट पर दूसरे कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में भी काम कर सके वो, और बाहर की कंपनी में भी ऐसे हमारे कैंडिडेट भेजती हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं सस्ते रेट पर, डाटा एंट्री का और ये एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग का। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पर है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी बाहर की कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए कदम उठाए हैं। वो कदम क्या है, इन रिसेंट ईयर, अब कुछ सालों में क्या हुआ, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। बाहर की कंपनी भाई इंडिया में आके इन्वेस्ट करे, कंपनी खोले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। तो क्या कदम उठा रही है, इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। कुछ इंडस्ट्रियल जोन है जहां पर कंपनी एस्टेब्लिश की जानी है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। अब उसमें क्या करेंगे, ये आर बिंग सेटअप, हाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या, उसके पास वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बड़ी अच्छी बिजली होगी, वाटर भी होगा, रोड भी बड़े अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, स्टोरेज फैसिलिटी भी होगी, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज भी होंगी वहां पर। तो ये होता है SEZ। कंपनीज हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द SEZ डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस ऑन एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो भी कंपनी यहाँ पर SEZ में आकर अपना कारोबार जमाएगी, उनको शुरू के 5 सालों तक कोई टैक्स नहीं देना। ये भी फायदा भाई शुरू में जम जाए फिर बाद में टैक्स देती रहेंगी, शुरू के 5 सालों कोई टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट हैज आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती लेबर लॉ में भी, भाई हमारे यहाँ से तुम्हें लेबर लगाओगे यानी कि मजदूर लगाओगे, उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नरमी बरती हमारी गवर्नमेंट है, चलो भाई लगा लो तुम लेबर जैसे लगाते हो, नहीं तो लेबर के भी रूल होते हैं ना हमारे यहाँ पर कि भाई ऐसे इस तरीके से करोगे, वैसे नहीं करोगे, हमारे लेबर को ऐसे रखोगे, वैसे नहीं रखोगे, इतनी सैलरी दोगे। चलो ठीक है, तुम भी थोड़ा सा उसमें भी फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी नरमी बरती कि भाई नहीं चलो ऐसे रख लेना। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स एंड एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कंपनी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो है कि उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, ओबे करना होता है वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई हमारे मजदूर के साथ कहीं गलत बिहेवियर ना करे। राइट्स इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनी टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज। हाँ, अब रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने कई सारी कंपनीज के लिए इस रूल को इग्नोर कर दिया, भाई चलो जैसे भी इन मजदूर को तुम रखना चाहो रख लेना।
इंस्टेड ऑफ क्या होता था कि भाई एक तो मजदूर को हमेशा के लिए रखो, संडे को भी सैलरी दो, यही तो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया चलो कोई नहीं, जब तुम्हें जरूरत हो तभी तुम मजदूर को बुला लेना। इंस्टेड ऑफ हियरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, हाँ रेगुलर बेसिस पर यानी कि हमेशा के लिए वर्कर को हायर करने की बजाय कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज इंस्टेंट प्रेशर ऑफ वर्क। हाँ भाई तुम तब बुला लेना जब तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा हो, उस टाइम के लिए भी वर्कर को तुम रख सकते हो। तो हमारी गवर्नमेंट ने छूट दे दी थोड़ी सी उनको। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी, ऐसा कंपनी की लेबर की कीमत को घटाने के लिए किया जाता है। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। लेकिन अब भी वो कंपनीज जो है सेटिस्फाई नहीं है, वो कह रही कि और भी ज्यादा छूट हमें दो लेबर लॉज में। तो स्टूडेंट आज ये रखते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।